ये बताएं भाई, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। नो सर। एक सेकंड अभी आ जाएगी। अब विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए भाई, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, चलिए भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कौन बताएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? बताएं भाई, ये जो वर्ड्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? बताएं भाई, बताएं भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? सिंपल से वर्ड्स हैं इंग्लिश के। कंट्रोल मींस किसी चीज को काबू में करना, ठीक है? टू कंट्रोल, ठीक? टू हैव एक्सेस, ठीक? टू हैव एक्सेस, ठीक? और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक? सिंक्रोनाइजेशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज के रिदम में आ जाना, ठीक? रिदम में, ठीक? किसी चीज का रिदम के साथ मूवमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी पे क्या क्या इंप्लीकेशन, कैसे हम इसको अपनी बॉडी पे कैसे इंप्लाई कर सकते हैं? बताएं भाई। आवाज आ रही है भाई या? यस सर, आ रही है। हाँ तो बताएं भाई। यस सर। बताएं भाई, सर ब्रेन। हम अपनी बॉडी पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मैंने मतलब बताया, दैट इज कंट्रोल मींस टू सिंक, किसी चीज का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक? जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे आपके ड्राइव्स में सब चीज, आपका कॉन्टैक्ट्स वगैरह लिंक्ड होते हैं, ठीक? तो आप कोई डिवाइस चेंज करेंगे तो उसमें भी आपका डेटा वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। तो सब चीज सिंकिंग में, आप कोई डेटा सेव, कोई फाइल सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वहां से भी आपकी ड्राइव पे से भी वो चीज सेव या डिलीट हो जाती है, ठीक है? तो सब चीज साथ साथ पैरेलल में चल रही है। तो कंट्रोल का क्या मतलब है? टू सिंक, सिंक्रोनाइजेशन में मूव करना, ठीक? कोऑर्डिनेशन का मतलब किसी चीज के रिदम में आ जाना। हम अपनी बॉडी पे इसको कैसे कह सकते हैं, अपनी बॉडी पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? देखिए भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब क्या है कि अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक? हमारी बॉडी का हमारे पार्ट्स पे जो कंट्रोल है, ठीक? हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ठीक? हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी पार्ट्स पे जो कंट्रोल है, ठीक? तो वो खाली एक कंट्रोल है, ओके? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि हम जैसे चाह रहे हैं वैसे मूवमेंट होना, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ओके? अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने हाथ को ऊपर करूं, ठीक? तो जिस पावर के साथ, जिस एनर्जी के साथ मेरा हाथ ऊपर होना चाहेगा वो होगा, ठीक? क्योंकि मैं चाह रहा हूं, मैं ये खुद कर रहा हूं। अगर ये ऑटोमेटिकली हो रहा हो बिना किसी क्या कह सकते हैं कंट्रोल के साथ, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, वो खाली कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि दोनों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन, खाली मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट में आपके माइंड का, आपके जो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, जितनी जितनी चीजें सब प्रोसेस हो रही हैं आपके माइंड में, कि कितनी पावर लगनी है, कितनी एनर्जी खर्च होनी है, ठीक? कहां तक मूवमेंट होना है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक टर्म्स हैं, काफी लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो आ जाती है, दैट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई या स्टिमुलस, क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा भाई? स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का क्या मतलब है? देखिए भाई, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है? कोई भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कोई भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक? वही क्या है? हमारा स्टिमुलस, ठीक है? या हम उसको क्या कह सकते हैं? स्टिमुलाई, ठीक? अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे हीट, कोल्ड, ठीक है? साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक? इनके रिस्पॉन्स में हम जो एक्टिविटी करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं हम? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है?
तो स्टिमुलस क्या है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी चेंज हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस। और उसको हम कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? आगे देखेंगे, Yes, sir. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, अगर हीट हो रही है या कोल्ड है तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा, बताएं भाई। सर अगर क्या किसी ज्यादा गर्म चीज को हम छू लेते हैं तो एकदम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, गुड। बट वो तो एक चीज हो गई जो हम अचानक कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट होने लगी, तो हम क्या करेंगे? तो स्वेटिंग करेंगे। गुड, वेरी गुड। ये हमारे बॉडी के एक, क्या कहते हैं हम, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, और स्वेटिंग से क्या होता है, क्यों स्वेटिंग ही क्यों होती है? हीट पानी आता है वो कूल डाउन कर देता है बॉडी को। गुड, वेरी गुड। देखें, स्वेटिंग से क्या होता है, हीट जब होगी तो क्या होगा, हीट इवॉल्व में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, स्वेटिंग होगी। ठीक है, इवॉल्व किसने बोल दिया था भाई, इवॉल्व किसने बोल दिया था भाई? चले भाई, कुछ और समझ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात। तो हीट होगी तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी बॉडी में, और स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल डाउन होगी। कैसे कूल डाउन हो सकती है, ये चीज आपने पढ़ी होगी, किसमें, किसमें पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में। ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि स्वेटिंग से क्या होगा कि जब हमारी बॉडी स्वेट करती है तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक। और जो हमारा स्वेट है वो इवापोरेट होता है, और स्वेट इवापोरेट होगा तो क्या होगा, स्वेट हमारा इवापोरेट होगा तो क्या होगा, जिस बॉडी पार्ट से, जिस लोकेशन से इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, वो पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई केमिस्ट्री में? जी सर। पढ़ा होगा। इवापोरेशन का प्रोसेस ही यही है कि जिस पार्ट से इवापोरेशन होता है वो अपने आसपास का जितना एरिया जहां से इवापोरेशन हुआ है वो वहां से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो वो जो एरिया जहां पे इवापोरेशन हुआ है वो कूल डाउन हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स हीट। ठीक, क्या रिस्पॉन्स है, स्वेटिंग। हीट होगी तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी। अब ऐसे ही अगर कोल्ड होगी, अगर हमारे एनवायरमेंट में ठंड हो रही होगी तो क्या होगा, सो शिवरिंग। गुड, वेरी गुड, शिवरिंग। ठीक, शिवरिंग। अब कोई बताएगा शिवरिंग क्यों होगी, शिवरिंग क्यों होगी, शिवरिंग से क्या होगा? सर उससे भी हीट जनरेट होगी। गुड, वेरी गुड। शिवरिंग से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी शिवर करेगी तो उसमें एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी, बॉडी मूवमेंट होगा, एनर्जी लॉस होगी तो हीट जनरेट होगी उससे, और हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी वार्म होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, टुवर्ड्स स्टिमुलस। कैसे स्टिमुलस, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलस हो रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी ये रिस्पॉन्सेज शो कर रही है। क्या, हीट में हमारी बॉडी स्वेट कर रही है, कोल्ड में हमारी बॉडी शिवर कर रही है। तो दीज आर नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्लियर है भाई? अब आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। जैसे मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन, रिदम में किसी चीज का मूवमेंट। ठीक है, सो फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बात लिखी है कि मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, खाली ऑर्गन का वर्किंग जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, काफी सारे ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिव वर्क होना चाहिए। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है भाई? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया था, ये इसकी डेफिनेशन भाई। नेक्स्ट क्या है, इन एनिमल्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, एक हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल्स की और एक प्लांट्स की। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में दो तरीके का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। कौन कौन से? एक तो होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस हम जिसको कह सकते हैं न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। ठीक, और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल।
तो एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। जो हमारा किससे कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल होता है थ्रू नर्वस सिस्टम, और हार्मोनल कंट्रोल थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, जो कि क्या करते हैं, कुछ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ये, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खाली केमिकल्स के थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू। और इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। और ये कौन से हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स। ठीक, प्लांट हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स को ही हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन्स। ठीक, तो प्लांट्स और एनिमल की अगर हम बात करें, तो प्लांट कोऑर्डिनेशन और एनिमल कोऑर्डिनेशन में खाली एक डिफरेंस है, क्या, कि एनिमल कोऑर्डिनेशन में दो कोऑर्डिनेशंस होते हैं, एनिमल्स में दो कोऑर्डिनेशन होते हैं, और प्लांट्स में खाली एक कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल्स में दो कौन से हैं, हार्मोनल और न्यूरल, और प्लांट में खाली एक कौन सा है, हार्मोनल। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, कोई डाउट? नो सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हम बात करते हैं पहले प्लांट्स की। ठीक है, पहले प्लांट्स की बात करते हैं, उसके बाद एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, रिसेप्टर क्या होता है सर? रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, देखिए ये चीज आएगी उसमें आपके एनिमल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ रिसेप्टर क्या होते हैं। ये जैसे हमारे मोबाइल्स में जैसे सेंसर्स होते हैं, ठीक, मोबाइल्स में जैसे क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आ गया होगा बहुत इजी चीज से कि सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स का क्या काम होता है मोबाइल में, सेंस करना। वैसे ही रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनका काम क्या होता है, सेंस करना। ठीक, हमारी बॉडी में जो सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू थ्रू आईज। स्पाइनल कॉर्ड। ये रिसेप्टर्स होते हैं क्या है, ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं ये। ठीक, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, रिसेप्टर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, कहां पे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स। गुड, सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में सेंसर्स हैं वैसे ही क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं। और कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अगर हम कह दें स्किन, तो स्किन भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। तो स्किन के हमारे अगर फिंगर्स की बात करें तो फिंगर की टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं जैसे ही कोई भी चीज टच करूंगा तो फौरन से मुझे सेंस हो जाएगा कि मैंने कोई चीज टच करी है। ठीक है, और अलग अलग जो हमने मेमोरी जनरेट की है ओवर द ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंस कर सकते हैं कि जो मैं टच कर रहा हूँ वो मेटल है, ठीक है, या वुड है, या प्लास्टिक है, क्या है। ठीक है, बात समझ आ रही? यस यस सर। चलिए वापस आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, तो प्लांट कोऑर्डिनेशन में अभी जैसे बताया कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू। और कौन से हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स को ही हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक, क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। क्लियर है? प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स है। ठीक, ये यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक, 5 है ये। तो प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन गैस। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन के बारे में कोई बताएगा, ऑक्सिन का क्या काम होता है? वैसे तो लिखा हुआ भी है, बताएं भाई। प्लांट के टिप को ग्रोथ करवाना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, सेल एनलार्जमेंट, प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, कैसे, ये क्या करवाता है ऑक्सिन,
इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, ठीक। सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है। बात समझ में आ रही है भाई? सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन यही दोनों चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। और ऑक्सिन की अगर हम एक और बात करें तो ऑक्सिन की खास बात क्या है कि ये सबसे पहला प्लांट हार्मोन था जो कि डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड कौन है, ऑक्सिन, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में कोई बताए? सर सेल इलोंगेशन क्या होता है? सेल इलोंगेशन का क्या मतलब है, देखो भाई, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो सेल डिवीजन क्या है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है आपका ब्रेक होगा, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक। और जब ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से तो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म को सेग्रीगेट करवाता है, एक तरफ ये न्यूक्लियस आ गया, एक तरफ ये न्यूक्लियस आ गया, फिर जो है साइटोप्लाज्म जो है वो सेग्रीगेट होता है, एक इसके पास साइटोप्लाज्म आ गया, एक इसके पास, और फिर ये 2 सेल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई? तो ये क्या है, ये तो प्रोसेस है किसका, सेल डिवीजन का, ठीक है। और फिर इसमें ग्रोथ होती है, और फिर ये फर्दर और 2 में टूटता है और 2 में टूटता है, ऐसे जो है सेल डिवीजन होता रहता है और ग्रोथ होती है। दूसरी चीज क्या है, सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का क्या मतलब है कि ये आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल है, ठीक है, और इसका साइज कम है, ठीक। तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेचिंग होगी, इसमें अंदर ही अंदर जो है इसका कंटेंट डेवलप होता है और इसमें स्ट्रेचिंग होती है जिससे इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इस तरीके से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है आपका सेल इलोंगेशन, ठीक। सर इसमें डिवीजन नहीं होगा? सेल इलोंगेशन में आपका सेल जो है इलोंगेट होता है, सेल जो है इलोंगेट होता है, सेल डिवीजन में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ओके। एक स्ट्रेचिंग टाइप की यहाँ पे डेवलप होती है सेल में, सेल साइज इंक्रीज होता है, हम यूं कह सकते हैं, ठीक। जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं, जिब्रेलिन के बारे में बताएं भी। प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स, यस सर। ठीक है। फ्रूट्स में तो देखिए साइटोकाइनिन काम आता है, फ्रूट्स में साइटोकाइनिन काम आता स्टेम है, ब्रांच की ग्रोथ के काम आता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। कैसे, कैसे? सर इसमें भी वही हो जाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक खास बात है, कोई बता सकता है? हाँ सर, हेल्प करता है सर ब्रेकिंग द डोर्मेंसी एंड सीड्स एंड बर्ड्स। गुड, वेरी गुड, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेक करने में काम आता है। और जिब्रेलिन के बारे में एक और खास बात क्या है, ये तो बात हो गई डोरमेंसी की, और एक और खास बात क्या है इसके बारे में कि इसको डिस्कवर कैसे किया गया था, जिब्रेलिन को, जिब्रेलिन को डिस्कवर कैसे किया गया था? सूट अगेंस्ट। एक डिजीज होती है, फंगल डिजीज, प्लांट्स में एक फंगल डिजीज होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस से फिर इसको डिराइव किया गया था, और फिर ये एक हार्मोन है जो कि वहां से डिस्कवर हुआ, और इसी का नाम क्या है, इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, इस मतलब इस फंगस के थ्रू जो डिजीज होती है कॉज, उसको क्या कहते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज, फूलिश सीडलिंग डिजीज, फूलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी जिब्रेलिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन के बारे में बताएं भी, साइटोकाइनिन के बारे में बताएं, साइटोकाइनिन के बारे में बताएं भी। प्रमोट सेल डिवीजन इन डिवीजन प्लांट्स। एक्साइटेड करता है, क्या बताया? सेल डिवीजन के लिए एक्साइटेड करता है सेल डिवीजन के लिए क्या करता है? एंड एक्साइटेड करता है। प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा।
ठीक है, गुड। और fruits and flowers growth, promote, promote It ठीक है, promotes shoot formation in tissue culture. प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन। Shoot और बताएं formation in tissue. और बताएं। साइकोटिन एसेंशियल प्लांट हार्मोन। एक चीज कोई नहीं बता पा रहा है, इंटरनोड एलोंगेशन। इंटरनोड एलोंगेशन बताएं भाई, ये इंटरनोड एलोंगेशन किसकी वजह से होता है? the delay of aging in leaves, नहीं नहीं नहीं, मैं ये Healthy पूछ रहा हूँ tissue. इंटरनोड एलोंगेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता है? plant hormone, हाँ, प्लांट हार्मोन तो है ही भाई, ये सारे कौन से प्लांट हार्मोन की वजह से होता है बताएं भाई? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन, एक जवाब आया साइटोकिनिन। सही है भाई? yes sir, ये सही है। दो तीन ही लोग हैं जो बोल पा रहे हैं बस, बाकी सब तो खामोश बैठे थे। बताएं भाई, कहाँ हैं बाकी सारे? हाँ चलिए भाई बताएं। साइटोकिनिन, ठीक। इंटरनोड एलोंगेशन के बारे में बताएं। इंटरनोड एलोंगेशन मैंने लिख तो दिया, होता क्या है बताएं। इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड क्या होता है भाई? The internode involves many cell division. नहीं नहीं नहीं। देखिए होता क्या है, इंटरनोड क्या है बेसिकली, दो आपके पास वो होते हैं। जैसे देखिए ये कोई प्लांट है, सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपकी लीफ है, एक लीफ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है, इसको क्या कहते हैं? क्या Node. कहते हैं इसको? नोड कहते हैं, गुड, ठीक। ये क्या है? नोड। और ये जो है ये भी एक क्या होगा? नोड होगा, ठीक। तो ये जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है, ये जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? Internode. गुड, वेरी गुड। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो इसका इलोंगेशन करवाता है बेसिकली, ठीक। तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ इंक्रीज होती है, इंटरनोड की ये जो लेंथ है ये इंक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होने से ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ होती है, ओवरऑल प्लांट का साइज इंक्रीज होता है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? Yes. इसमें कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? समझ में आ गया ये नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, इंटरनोड एलोंगेशन से प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है? समझ में आ गया भाई? Yes. ठीक है। एक और बात समझें, जो ऑक्सिन आपका हार्मोन है, ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसके बारे में एक और खास बात क्या है कि दिस इज लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव होता है ये, ठीक है, लाइट सेंसिटिव होता है। क्यों लाइट सेंसिटिव होता है? क्या मतलब इस बात का? लाइट को सेंस कर पाता है। लाइट को सेंस कर पाता है, ठीक है, कह सकते हैं। और कुछ और सही तरीके से क्या कहेंगी? लाइट को सेंस कर पाने का एरिया पे पड़े क्या मतलब है? कि लाइट एब्जॉर्ब करना। एक आदमी बताओ। सर लाइट प्लांट के जिस एरिया पे पड़ेगी उसकी दूसरी तरफ चला जाएगा, उससे दूर। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो लाइट सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि लाइट से ये सेंसिटिव है, ये लाइट को सेंस कर लेता है लाइट कहां से आ रही है, और ये उसके प्रेजेंस में नहीं रह पाता। सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि आप किसी चीज के प्रेजेंस में ना रह पाए। बात समझ आ रही है? तो ये उस एरिया में चला जाएगा जहां पे शेड है, जो शेडी रीजन है, वहां पे ऑक्सीजन चला जाएगा और फिर वहां पे सिक्रीशन होता है। तो अगर किसी पार्ट पे सनलाइट आ रही है तो ये उस पार्ट से हट के शेडी रीजन में जाके फिर वहां पे सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई भाई? एग्जैक्टली और अच्छा, केमिकली। नेक्स्ट देखें। यस सर। गुड, नेक्स्ट देखें एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड क्या है? इट इज अ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ।
इट इज अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, क्या करवाता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग का क्या मतलब है? जो पत्तियां झड़ के गिर, मुरझाना। गुड, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। Swelling of ठीक, leaves. गुड, वेरी गुड, ठीक, एब्सिसिक एसिड। अच्छा, अभी हमने पढ़ा इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, तो इनहिबिट्स ग्रोथ होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, ये एक कैसा हार्मोन है? ये एक कैसा हार्मोन है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। Inhibit hormone. ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा है। ठीक है, तो बाकी हार्मोन जो पड़े वो क्या है? बाकी हार्मोन जो पड़े वो क्या है? ओनली ग्रोथ करवा रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे उन्हें? हेबिटेट। क्या कहेंगे? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ठीक, लास्ट हमारा इथाइलिन है। इथाइलिन, इथाइलिन के बारे में खास बात क्या है कि इथाइलिन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। क्या मतलब? ये गैस स्टेट में होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो ये गैस स्टेट में होता है इथाइलिन गैस। ठीक है, और काम क्या होता है इसका? काम क्या होता है? इथाइलिन गैस किस चीज में मदद करता है? ग्रोथ एंड सेंसेस। breakdown of methanoin. गुड, एंड रिजल्ट क्या है? सर फ्रूट रिजल्ट क्या है बताएं? आता है सर, राइपनिंग करता है उसकी। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्लावरिंग में मदद करता है और फ्रूट के राइपनिंग में मदद करता है। ठीक, अच्छा, यही चीज आपने प्रैक्टिकल उसमें भी देखा होगा। सर प्रैक्टिकल मुझे लाइफ इंतकाल में जाना था, कल कर लूंगा कौन है? क्लास रिकॉर्ड। कौन है? शहजल? सर शहजल। ठीक है, ठीक है, जाए, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा। ठीक है भाई, देखें, तो इथाइलिन गैस क्या काम करवाता है? फ्लावरिंग और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अच्छा, क्या बात बता रहा तुम्हें? हाँ, रियल लाइफ में अगर आप देखें तो रियल लाइफ में भी क्या होता है कि प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि सब्जी जो आती है मार्केट में, काफी जगहों पे आपने देखा होगा कि केले वगैरह जो आते हैं बिल्कुल कच्चे आते हैं। ठीक है, तो फिर उनको राइप कैसे करवाया जाता है? राइप कैसे करवाया जाता है उनको? सर गैस में देते हैं उसको पकने के लिए। ठीक है, गैस में रख दें, या फिर कई बार आपने देखा होगा अगर आपने कहीं पे फल रख दिए हैं, ठीक है, तो वो खुद ब खुद पक जाते हैं। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से इथाइलिन गैस थोड़ी बहुत निकल रही होती है, और उसी गैस की वजह से राइपनिंग हो जाती है फ्रूट्स की। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो प्लांट्स के कुछ मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये दो तरीके के मूवमेंट्स है। ठीक है, एक है आपके ट्रॉपिक मूवमेंट और एक है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, शायद किसी का माइक खुला हुआ है भाई, बंद कर लें। ठीक है भाई, तो दो तरीके के मूवमेंट्स। ठीक है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? वो मूवमेंट्स जो स्टिमुलस के, वो रिस्पॉन्सेस जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो। बात समझ आ रही है? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ठीक, जैसे स्टिमुलस अगर किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रिस्पॉन्सेस, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नास्टिक मूवमेंट क्या है? नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जो वो रिस्पॉन्सेज हैं बेसिकली, जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में, ना तो उसके डायरेक्शन में हो, ना ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, किसी रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नास्टिक मूवमेंट। बात समझ आ गई भाई? बात समझ आ गई भाई? ट्रॉपिक मूवमेंट्स को देख, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है? दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं भाई। दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में होते हैं? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस।
और ये किस पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ठीक। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम स्टडी करें तो कौन कौन से टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं? फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, देन जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। अलग अलग तरीके के हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, ठीक। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हैं, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं और ये सारे वो हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में अमूमन पूछ लिए जाते हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन उठ के सीधा सीधा आता है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? कीमोट्रोपिज्म, ठीक। कीमोट्रोपिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको कई बार एंट्रेंस के पेपर्स अगर आप देखें उठा के तो कई बार मिल जाएगा आपको, कीमोट्रोपिज्म का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। कीमोट्रोपिज्म के बारे में, हाँ, बाकी ट्रॉपिज्म सारे ही ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है? फोटोट्रोपिज्म। फोटो मींस ग्रेविटी नहीं, सनलाइट, लाइट सनलाइट, ठीक, सनलाइट। तो सनलाइट से जो एसोसिएटेड है ट्रॉपिक मूवमेंट वो क्या है? हमारा फोटोट्रोपिज्म, ठीक। देख लें, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट की बात हो रही है। इफ इट इज टुवर्ड्स द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एग्जांपल, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। अगर अवे है फ्रॉम लाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, दैट इज बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट। एग्जांपल साफ यहां पे पता चल रहा है। जैसे अगर हम देखें कई बार क्या होता है कि स्टीमर्स, आपने किसी डार्क रूम में, अगर आपके पास कोई रूम है और वो डार्क रूम है, ठीक है, और उसमें आपने एक प्लांट ग्रो करवाया है एक पॉट में, ठीक है, एक प्लांट आपने ग्रो करवाया है और ये आपके पास डार्क रूम है, ठीक। और यहां पे आपकी विंडो है, यहां पे आपकी विंडो है जहां से सनलाइट आ रही है, ठीक। तो क्या होगा? ये जो प्लांट है ये ग्रो होगा इस डायरेक्शन में कि ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स सनलाइट ये बेंड हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? तो ये जो शूट की बेंडिंग है टुवर्ड्स, क्या हुआ भाई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे यूं होता है क्योंकि शूट जो है वो सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड होती है, ठीक है, सनलाइट के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है? प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करना। प्लांट की रिक्वायरमेंट सनलाइट है ना भाई। सनलाइट के बिना ना फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो फिर प्लांट की जब रिक्वायरमेंट है तो वो उसी तरफ बेंड हो जाता है, ठीक। और ना ही ग्रोथ हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी क्या है? सनलाइट सेंसिटिव है, ठीक है, और बाकी भी प्लांट हार्मोन्स है, ठीक। तो सनलाइट प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? सनलाइट प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सनलाइट की टुवर्ड्स प्लांट बेंड होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, शूट जो बेंड हो रही है, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। तो शूट की जो बेंडिंग है लाइट के टुवर्ड्स वो क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि सनलाइट के टुवर्ड्स शूट जो है मूव करती है, जहां से जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही है सनलाइट के टुवर्ड्स मूव करेगी। अच्छा, रूट का क्या है कि रूट सनलाइट से दूर भागती है, ठीक। तो रूट की जो बेंडिंग है दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बेंडिंग ऑफ रूट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और बेंडिंग ऑफ शूट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें जियोट्रोपिज्म, जियो मींस रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जियो मींस अर्थ, अर्थ, ठीक। और यहां हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी। अर्थ से क्या एसोसिएटेड है? ग्रेविटी, ठीक। अच्छा, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स नहीं कह सकते हम, ठीक है, डाउनवर्ड्स नहीं कह सकते। सही वर्ड क्या होगा? सही वर्ड क्या होगा? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटी का मैं पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन क्या होता है ग्रेविटी का? अगर ग्रेविटी का डायरेक्शन पता है तो हम जियोट्रोपिज्म बता सकते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन जानना जरूरी है।
बता रहा है अभी। के कोर की तरफ। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कह सकते? डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कहते? हम डाउनवर्ड्स नहीं कह सकते, बताएं भाई। सेंटर ऑफ अर्थ क्यों कह रहा हूं मैं? डाउनवर्ड्स भी तो कह सकता हूं। सनलाइट पे तो वही पड़ती नहीं। नहीं नहीं, सनलाइट से कोई रिलेशन नहीं, ग्रेविटी की खाली बात कर रहा हूं। डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कह रहा? सेंटर ऑफ मास 0 होता है। क्या बोला? सेंटर ऑफ अर्थ क्या बताया? देखिए भाई, डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं होता, ठीक है। ग्रेविटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सपोज आप यहां पे हैं, ठीक है, आप यहां पे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं अर्थ पे, सपोज ये अर्थ है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स आप कह सकते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर सेम टाइम, एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, तो इसके लिए तो क्या होगा? डाउनवर्ड्स बिल्कुल नीचे हो जाएगा ना, स्पेस में चला जाएगा वो। इसके लिए भी क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि कोई अगर इंडिविजुअल यहाँ पे, तो इसके लिए डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा? इसके लिए तो फिर ये हो जाएगा राइट, और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए लेफ्ट होगा। तो ऐसे हम राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक। तो हम सिंपली क्या कहेंगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो फिर वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल इसका देख ले, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा डायरेक्टली डेफिनेशन से कि डाउनवर्ड्स मूवमेंट किसका? रूट्स का, वो क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है और रूट्स भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो फिर वो क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट की अगर हम बात करें, शूट की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है, लेकिन शूट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड। तो शूट का डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का क्या मतलब होता है? केमिकल। केमिकल्स, ठीक। कीमो का क्या मतलब है? केमिकल्स, ठीक। अब यहाँ पे कौन से केमिकल्स हैं और उनका नाम क्या क्या है, उससे कोई हमें रिलेशन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे मतलब की बात नहीं है। उसका जो डिस्कशन है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, ठीक। कीमोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? मूवमेंट, प्लांट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक। तो पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करें, तो पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करें, तो पॉलन ट्यूब में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होता है फ्लावर में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पूरा हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर क्या होती है हमारी? जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल या एक्सेल, ओव्यूल, ठीक। या उसके अंदर भी क्या होता है? एक्सेल, ठीक। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन, ठीक। कहां पे लैंड करता है? कहां पे लैंड करता है? स्टिग्मा पे। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये क्या करती हैं? सेंस कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन आ गया है। तो अब ये क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, जिससे ये जो आपका स्टिग्मा और स्टाइल है, यहाँ पे डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे एक ट्यूब सा ग्रो होने लगता है। और ये ट्यूब सा जो ग्रो होता है, इसके थ्रू ये पूरा पॉलन ग्रेन ट्रैवल करता है, धीरे 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 इसकी ग्रोथ होती है, और ये यहाँ से जाके एंटर करता है, ये यहाँ से जाके एंटर करता है इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। किसमें एंटर करता है? इनटू
एम्ब्रियो सैक। तो ये जो पॉलन ट्यूब होता है, ये जो आपका स्टिग्मा स्टाइल है, ये पूरा सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन जब आता है उसके बाद ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ये हमेशा से मौजूद नहीं होता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो पॉलन ग्रेन के आने के बाद इसमें जो है डिसोल्यूशन शुरू होता है स्टिग्मा स्टाइल में, और ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब जो है एक ट्यूब सा बनने लगता है, और ये एक पाथ बन जाता है पॉलन ग्रेन के लिए एम्ब्रियो सैक में एंटर होने के लिए। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। यही एग्जाम्पल आपका क्या है, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नो सर। बताए भाई, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे, पॉलन ग्रेन हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन लैंड हो रहा है, तो ये पॉलन ग्रेन क्या है, ये पॉलन ग्रेन सेल्स है, क्या है, इसमें सेल्स है, सेल्स है, गैमिट, स्पर्म सेल। मेल गैमिट। तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट है, कह सकते हैं हम। दोनों होगा सर में, फीमेल गैमेट्स। अरे पॉलन ग्रेन फीमेल भी है, क्या बात कर रहे हो यार। नो सर, sorry, नो, मेल no, गैमिट, sorry. 2 मेल गैमिट। हाँ हाँ गुड, ये किसने बताया अभी, मैं। किसने बताया, चले खैर। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन को हम कह सकते हैं मेल गैमिट, बट पॉलन ग्रेन में मेल गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमिट्स को कैरी करता है, एक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमिट्स को कैरी करता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक सिंपल सी चीज पूछनी थी। चलिए आगे देखते हैं भाई, कीमोट्रोपिज्म हो गया, और कीमोट्रोपिज्म के बाद हमारा क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। कीमोट्रोपिज्म के बाद क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म भी क्या है, सिंपल सा रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर। ठीक है, रिस्पॉन्स टू वाटर। और वाटर के लिए कैसे रिस्पॉन्स होगा, वाटर के लिए कैसा रिस्पॉन्स होगा भाई, सर डिफ्यूजन। हाँ ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू वाटर इज हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, ठीक। तो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ वाटर के डायरेक्शन में क्या कहलाएगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कहलाएगी, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। तो प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है, प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट की रूट्स, प्लांट्स की रूट जो होती हैं वो ग्रो करती हैं टुवर्ड्स वाटर, और ये कौन सा वाटर है भाई, पानी तो ऊपर है ना क्लाउड्स में, तो वहां से बारिश होती है, तो ये तो रूट्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होना चाहिए, क्यों भाई, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होते हैं उसमें। सॉइल में, गुड, वेरी गुड, ठीक है। सॉइल में भी हम कह सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन में ग्रोथ होती है किसकी, रूट्स की, तो इसलिए ये क्या है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हम कह सकते हैं इसको, ठीक, ग्रोथ ऑफ रूट्स। चलिए भाई नेक्स्ट देखें भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म का है, तो यहाँ पे शूट की बेंडिंग हो रही है, ठीक, यहाँ पे शूट्स जो है हमारी बेंड हो रही हैं, दिस इज फोटोट्रोपिज्म इन मंग बीन सीडलिंग, द शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, ठीक। जियोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें, तो जियोट्रोपिज्म में ये हम देख सकते हैं कि रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रो कर रही हैं, और शूट जो है हमारी ऑपोजिट टू ग्रेविटी ग्रो कर रही है, ठीक है। चलिए ये हमारी फिगर आ गई, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने बता दिया था कीमोट्रोपिज्म में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के बारे में कि ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको दिख रहा है ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, ठीक। और पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है, इसी में पॉलन ग्रेन हमारा कैरी होके जाता है किसमें, किसमें, एम्ब्रियो सैक में, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। और ये फिर यहां से एंटर होता है इनटू ओव्यूल, ठीक। और फिर ओव्यूल में क्या क्या होता है, ये हम दोबारा स्टडी करेंगे किसमें, किसमें, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन। तो वहां पे इसका पूरा जो है इन डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स की बात करें, तो नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, वो मूवमेंट्स जो अभी बताया था, जो कि क्या हो, नास्टिक मूवमेंट्स क्या है, वो मूवमेंट्स जो क्या हो, स्टिमुलस के डायरेक्शन में या स्टिमुलस के अवे डायरेक्शन में ना हो, ठीक है, नीदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है।
कोई भी और रैंडम डायरेक्शन में अगर हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट या नास्टिक रिस्पॉन्सेस। ठीक, तो नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, देख सकते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स विच आर नीदर टुवर्ड्स नॉर अवे, नीदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते नास्टिक मूवमेंट। ठीक, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो जैसे हम वहां पे देख रहे थे, जैसे अगर हम बात करें जियोट्रोपिज्म वगैरह की, तो वो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे ये मूवमेंट्स ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो स्टिमुलस इसकी क्या है, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम कौन बताएगा भाई? मिमोसा पुडिका। गुड, वेरी गुड। किसने बताया भाई? मिमोसा पुडिका। ठीक, और साइंटिफिक नेम के बारे में अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम हम किस तरीके से लिखते हैं, ये एक इसकी क्या है, ये इस एक इसका हम कह सकते हैं, ये नॉमेनक्लेचर में एक चीज पढ़ेंगे आप, उसमें डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक तरीका है इसको लिखने का, क्या कि साइंटिफिक नेम में हम पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहले, जीनस, और फिर बाद में स्पीशीज। और जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट स्मॉल में होता है, और दोनों को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं कन्वेंशन है साइंटिफिक नेम्स को लिखने का। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो टच मी नॉट प्लांट की अगर हम बात करें तो टच मी नॉट प्लांट को आप कहीं से भी छुइए तो फिर वो मुरझा जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। ठीक, एनिमल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो एनिमल कोऑर्डिनेशन के बारे में अभी जैसे शुरुआत में बताया था कि एनिमल कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है, दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम के थ्रू जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, चलिए इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, अभी इसका भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो शुरुआत में यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो इनको देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अभी जैसे बताया था मैंने शुरुआत में कि रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। ठीक, तो रिसेप्टर्स क्या है, नर्व सेल्स है। ठीक, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। तो स्टिमुलस का जो डिटेक्शन का काम है वो किसका है, रिसेप्टर्स का। ठीक, तो ये रिसीव करते हैं, ये स्टिमुलस रिसीव करते हैं। क्या काम है इनका, स्टिमुलस रिसीव करने का काम है। ठीक, और फिर मैसेज को ट्रांसफर करना, ये एक सिंपल सा काम है जो आपको पता होगा। न्यूरॉन्स का सिंपल काम क्या होता है, मैसेजेस को ट्रांसफर करना। ठीक, तो रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और फिर उसको रिले कर देना, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको रिले कर देना कहां तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, इन तक। ठीक है, थ्रू सेंसरी नर्व्स, किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ठीक, तो नर्व्स जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। ठीक, अभी इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट हमारे आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक, तो जैसे हम अभी मैंने बताया था कि हमारे सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से बताएं भाई, सेंस ऑर्गन, nose, scales, eyes, and ears. नोज, स्किन, आईज, ईयर्स और सर टंग। गुड, वेरी गुड, टंग। ठीक, तो ये पांच हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। और इन्हीं से एसोसिएटेड जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें फोटो रिसेप्टर्स की, तो फोटो मींस फोटो लाइट से एसोसिएटेड होता है। तो वो फोटो रिसेप्टर्स जो है, ठीक है, किस में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, टू डिटेक्ट
लाइट, टू डिटेक्ट लाइट। कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये? आईज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोनो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक, फोनो रिसेप्टर्स, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फोनो मतलब फोन, ठीक। तो ये किस में अवेलेबल होंगे? ईयर्स में, ठीक। क्या काम होता है इनका? टू डिटेक्ट साउंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे नोज में, और इनका काम क्या होता है? टू डिटेक्ट स्मेल। गस्टेटरी रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? टंग पे, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, गुड, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? टू डिटेक्ट टेस्ट। उसके बाद टैंगो रिसेप्टर्स, ठीक है। और टैंगो रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्किन पे, और इनका क्या काम होता है? टू डिटेक्ट टच। और इन्हीं को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज थिग्मोरिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स, ठीक। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन पे। क्या काम होता है इनका? टच, ठीक। नेक्स्ट, रिसेप्टर्स के बाद आ जाते हैं इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर्स तो हमारे क्या है? न्यूरॉन्स है, ठीक, नर्व सेल्स है। बट इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स मसल्स होती हैं, ठीक, मसल्स होती हैं। इफेक्टर्स आर मसल्स, ठीक, एंड ग्लैंड्स। और ये क्या है? ये वो हैं जिन पे इफेक्ट होना है, जो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे हैंड की मसल्स है, तो जो मैसेज आ रहा है, जो कमांड आ रहा है ब्रेन से, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कौन इफेक्ट करेगा? ठीक है, दैट इज द मसल। कोई न्यूरॉन इफेक्ट थोड़ी करेगा, मसल इफेक्ट करेगी, क्योंकि मूवमेंट किसकी वजह से होगा? मसल्स और बोन्स की वजह से, ठीक। तो ये इफेक्टर्स कौन होते हैं? मसल्स या ग्लैंड्स, ठीक, जो अगर कुछ सिक्रीट कर रहे हैं तो ग्लैंड हो जाएंगे। विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू मोटर नर्व्स। और इनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है? मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बारे में। तो सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन उठा के ब्रेन तक ले जाना। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क में, कि रिसेप्टर से मैसेज उठा के ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है? सेंसरी नर्व का, सेंसरी नर्व का, ठीक। सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स, दैट इज द सेंस ऑर्गन्स, टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। या हम कह सकते हैं इन जनरल हमारा नर्वस सिस्टम। मोटर नर्व्स की अगर हम बात करें तो मोटर नर्व्स का क्या काम है? इनका क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज उठा के कहां तक लाना? इफेक्टर्स तक लाना। These are the nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors, that is the muscles and the glands. क्लियर है भाई? बात समझ आ गई? आगे देखें, ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक, हमारे नर्वस सिस्टम का। तो हमारे नर्वस सिस्टम में देखिए क्या है? दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल का क्या मतलब होता है? सेंटर में। सेंटर का क्या मतलब है? सेंट्रल का क्या मतलब है? जो सेंटर में हो, जो सेंटर में हो, ठीक। और पेरिफेरल का क्या मतलब है? जो पेरिफेरी पे हो। पेरिफेरी का क्या मतलब होता है? पेरिफेरी का क्या मतलब होता है? बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक, जो पेरिफेरी पे हो। मतलब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे सेंटर पे, हमारी बॉडी का जो सेंटर, जो सेंटर में जो कंट्रोल यूनिट है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा जो पेरिफेरल पार्ट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद किसका नाम आ जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या आ जाता है? जो मेन पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो क्या है? ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। कुछ और भी बोला किसी ने? कुछ और भी बोला किसी ने? नर्व सेल्स, ठीक है। तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है? ब्रेन, और यहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है? नर्व्स, नर्व्स, ठीक। अब इसमें नर्व्स भी कौन कौन सी आ जाती हैं? कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं? गुड, वेरी गुड। सबसे पहली जो हमारी नर्व्स होती हैं, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाती हैं? क्रेनियल नर्व्स,
क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं जो इमर्ज फ्रॉम ब्रेन। गुड, वेरी गुड, जो ब्रेन से इमर्ज हो रही है वो क्या है? क्रेनियल नर्व्स। और उसके बाद क्या हमारी? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से होता है स्पाइनल इमर्ज। कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स। एक और तरीके की नर्व्स होती हैं, दैट इज द विसरल नर्व्स। ठीक है, विसरल नर्व्स। तो बस इनका नाम जान लें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, विसरल नर्व्स। ठीक है भाई। हाँ, एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? कोई बता सकता है? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? सर 11 थी शायद, 11 जने 32 31 पेयर्स होते हैं। 31। और स्पाइनल नर्व्स के कितने होते हैं? स्पाइनल नर्व्स के कितने होते हैं भाई? 31 सर स्पाइनल कोड है, क्रेनियल का 12 है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, सही बात बता रहे हैं। 12 जो है हमारे क्रेनियल के पेयर्स होते हैं और 31 हमारे स्पाइनल पेयर्स हैं। ठीक, 12 पेयर्स हमारे कितने हैं? किसके हैं? क्रेनियल नर्व्स के। और 31 पेयर्स हमारे किसके हैं? स्पाइनल नर्व्स के। अच्छा, ये पेयर्स में क्यों अवेलेबल है? पेयर्स में क्यों अवेलेबल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। अगर यहाँ पे डायग्राम हम देखें तो ये एक सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पे एक सिमेट्री दिख रही है नर्व्स में, कि जितनी नंबर ऑफ नर्व्स हमारे लेफ्ट पार्ट में है उतनी नंबर ऑफ नर्व्स हमारे राइट पार्ट में भी अवेलेबल है। ठीक, तो इसलिए ये जो नर्व्स हैं ये पेयर्स में अवेलेबल होती हैं, राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट्स में। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? चलिए आगे जाए। ठीक, आगे हम देखें क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो जैसे नर्वस सिस्टम की हमने बात करी कि दो तरीके के हमारे नर्वस सिस्टम है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मेन हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसमें क्या क्या आ जाता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो आ जाती है, दैट इज द क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। ठीक, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? हमारा ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, डिस्कशन हो गया इसके बारे में। न्यूरॉन का डिस्कशन करते हैं भाई, न्यूरॉन का डिस्कशन करते हैं। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का, पूरे नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, दैट इज द न्यूरॉन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? न्यूरॉन कह सकते हैं या फिर नर्व सेल कह सकते हैं। ठीक, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं, पूरी बॉडी की अगर बात करूं तो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, सेल होता है। ठीक, चलिए आगे देखें, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो एक तो इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? ये है इसकी सेल बॉडी। ठीक, ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही हम क्या कहते हैं? साइटोन। साइटोन, गुड, सेल बॉडी या साइटोन। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक तो यहाँ पे इसका सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूरॉन जो है वो आपका क्या है? न्यूक्लिएटेड है या ए न्यूक्लिएटेड है? न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड है या ए न्यूक्लिएटेड है? तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड है हमारा न्यूरॉन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें इसके एंड्स पे क्या अवेलेबल है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एक लॉन्ग ट्यूब यहाँ पे जो है ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं?
इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। और ये एंड जो हो रहा है, ये जो एंड हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। गुड, नर्व एंडिंग। सर फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स धागे हैं, पतले धागे, ठीक है, उन्हीं को ही फाइबर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? जैसे नर्व में कहाँ पे होता है? नहीं, नर्व में फाइबर, मैंने ये कहा कि ये जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं ये फाइबर्स की तरीके के होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल फाइबर्स होते हैं, दैट आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, अब फाइबर का कोई ये मतलब नहीं है कि फाइबर सिर्फ आपका वही होता है, क्लॉथ। ठीक है, ये मतलब नहीं है फाइबर का। ठीक है, फाइबर का मतलब है कोई भी पतली चीज, थ्रेड लाइक चीज। ठीक है, उसी को फाइबर कहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट बताइए। गाइस, मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अपने फोन का रोटेशन ऑन करके, ठीक है, लैंडस्केप मोड में आप क्लास देखिए ताकि आपको डायग्राम क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, ऊपर से नोटिफिकेशन आप लीजिए, ऑन करिए रोटेशन, और फिर आप क्लास लीजिए ताकि आपको डायग्राम सही से नजर आएगा और जो सर बता रहे हैं वो अच्छे से आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा। क्लियर? लैंडस्केप मोड में देखिए, जिसे नहीं आता है वो ऊपर से रोटेशन ऑन करिए और फोन को लैंडस्केप मोड में करिए, आपको अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, ओके, कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, थैंक यू। देखें भाई, तो फाइबर की बात समझ में आ गई भाई? फाइबर की बात? यस सर। ठीक है, तो फाइबर के इतना वो उसमें डीपली मत जाइए, क्योंकि फाइबर अभी आगे भी आएंगे। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में हम सॉरी, स्टोमेटा की बात कर रहा हूं मैं। हम सेल डिवीजन में बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। ठीक है, वहां पे भी सेल डिवीजन में आपके क्या आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ फाइबर्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? क्रोमैटिन फाइबर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भाई? डीएनए में जो होता है सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होते हैं, कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव रखें भाई, सवालों के जवाब देते रहे। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। गुड, ठीक, तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो हम वहां पे भी फाइबर्स की बात करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? फाइबर्स को इतना लिटरल उसका मीनिंग नहीं लेना है कि ये कोई धागे ही हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम फाइबर कहते हैं। तो डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन को कुछ सेल्स कवर अप कर रहे हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, श्वान सेल्स। क्या कहते हैं इनको? श्वान सेल्स। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? और ये जो आपके श्वान सेल्स हैं, ये एक शीट से कवर्ड होते हैं, ये एक शीट से कवर्ड होते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट। माइलिन शीट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? और दो श्वान सेल्स के बीच का जो एक गैप होता है, जो एक नोड प्रेजेंट होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, और एक और चीज यहां पे देखें, डायग्राम में शायद ना दिख रही हो, कि सेल बॉडी में साइटोन में यहाँ पे जो इसका क्रोमोसोम होता है, इसके स्ट्रोमा में ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, देखें, सो ठीक है, तो देखें, इट हैज अ सेल बॉडी, न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी नोन एज साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी देख लिया आपने, साइटोन है। इट कंटेन्स क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बता दिया क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक, इट हैज सेवरल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे ब्रांचेस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको दिख रही हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक, डेंड्राइट्स। इट हैज अ लॉन्ग नर्व,
लॉन्ग नर्व फाइबर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये जो लंबा सा फाइबर जा रहा है इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज, ठीक है, साइनेप्स। अब यहां पे देखें क्या है कि ये जो एक न्यूरॉन है, ये जो एक पूरा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन होगा, बिल्कुल एज इट इज। इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन लगा होगा, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। देखें यहाँ पे शायद अगर स्ट्रक्चर हो, नहीं है, ठीक है, तो यही डायग्राम है। खैर, तो इस न्यूरॉन के बाद देखिए क्या होगा कि इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिनेप्स, सिनेप्स, ठीक है, देखिए सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, और इसके बाद एक और न्यूरॉन यहां पे प्रेजेंट होगा, इसके बाद एक और न्यूरॉन यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहां पे क्या है, नर्व एंडिंग है, यहां पे क्या होगा, नर्व एंडिंग होगी, और यहां पे क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, यहां पे भी नर्व एंडिंग होगी, सर डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एज इट इज न्यूरॉन यहाँ पे अवेलेबल होगा। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स, साइनेप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स कह सकते हैं, ठीक, केमिकल सिंपल, क्रॉस, ठीक, साइनेप्स कह सकते हैं। तो न्यूरॉन्स की खास बात क्या है कि न्यूरॉन्स में क्या काम होता है कि न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होते हैं, ठीक। बट न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर नहीं होते। यहां पे जो मैसेजेस ट्रांसफर होंगे वो कैसे ट्रांसफर होंगे, सर केमिकल की फॉर्म में, केमिकली, ठीक। तो यहाँ पे केमिकली मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। और कैसे ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से मैसेजेस जो है ट्रांसफर होते हैं, ठीक। खैर, उतना डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक बात क्या है कि यहाँ पे जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम बताएं भाई, कौन बताएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सर रिपीट कीजिए क्वेश्चन एक बार। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल बताएं भाई, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलिन, हाँ सर वही, हाँ वही बोलने वाले थे। एसिटाइल कोलिन, ठीक, एसिटाइल कोलिन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक। एसिटाइल कोलिन, और क्या करता है ये, केमिकली मैसेजेस को ट्रांसफर करता है बिटवीन न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन के थ्रू पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकली सिग्नल आपका ट्रांसफर होगा, बट न्यूरॉन्स के बीच में केमिकली सिग्नल ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो गैप प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ठीक है, आगे देख लें। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, साइनेप्स की, ठीक। आगे देखें, मैसेजेस पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इंपल्स। ये जो सिग्नल्स होते हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। The dendrites receive the information and starts a chemical reaction which produce electrical impulses which passes through the axon, ठीक। ये पूरी हमारी बात होगी, ये डिस्कशन हमने कर लिया। आगे चलते हैं हम ब्रेन पे, ठीक। तो हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट क्या है, ब्रेन है, ठीक। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो क्या है, ब्रेन है। सो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ क्रेनियम, क्रेनियम ये एक क्या है, बोनी प्रोटेक्शन है। क्रेनियम क्या है, इट इज अ बोनी प्रोटेक्शन, बोनी प्रोटेक्शन जो कि प्रोवाइडेड है किसको, ब्रेन को, ठीक। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स known as meninges, ठीक, filled with fluid known as cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid known as cerebrospinal fluid CSF, which protects the brain from shocks, ठीक। तो ये इसके कुछ प्रोटेक्शंस हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स,
ब्रेन की अगर हम बात करें, देखिए ये तो एक हमने बात कर ली कि मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी में क्या, ब्रेन। ब्रेन के बारे में एक और खास बात क्या है कि ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइट ब्रेन भी है एक कैटेगरी, और एक और कैटेगरी है क्या, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और एक और खास बात क्या है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन जो है हमारा हॉलो होता है। ब्रेन कैसा होता है, हॉलो होता है, ब्रेन सॉलिड नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही? ब्रेन जो है वो कोई अंदर से सॉलिड ऑर्गन नहीं है, ब्रेन अंदर से हॉलो है, खोखला अंदर से, ठीक है भाई, स्पेस यहां पे प्रेजेंट होती है। और ब्रेन जो है एक फ्लूइड में डूबा हुआ है, ठीक है, और वो फ्लूइड कौन सा है हमारा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। बात समझ आ रही है भाई? जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड में डूबा हुआ है और उसका नाम क्या है, सीएसएफ, ठीक। अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे, पहले हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिस्कस करने हैं वो क्या है, हमारे लोकेशन के हिसाब से तीन पार्ट्स है ब्रेन के। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन जो बिल्कुल ब्रेन का फ्रंट पार्ट है वो क्या है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, ब्रेन का बीच का पार्ट, दैट इज मिड ब्रेन। और लास्ट में जो पार्ट होता है जो नेक रीजन में एसोसिएटेड होता है वो क्या है हमारा, हाइंड ब्रेन, ठीक। तो फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक। It is the thinking part of the brain and controls voluntary actions. It controls touch, smell, hearing, taste, sight, mental activities like thinking, learning, memory, emotions, reasoning वगैरह, ये सब फोर ब्रेन ही हमारा कंट्रोल करता है, ठीक। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस एंड द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आईज एक्सेट्रा। जितने हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक। तो सेरिबेलम में क्या होता है, इट कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस, पोस्चर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन। और मेड्यूला की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्वॉलोइंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, वॉमिटिंग, ये सब हमारे क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस। ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। देखिए यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो हमने फोर ब्रेन कवर अप कर लिया, ठीक। फोर ब्रेन हमारा क्या है, फोर ब्रेन में क्या है, सबसे पहला पार्ट हमारा ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब दैट इज, ऑल्फैक्टरी से ही नाम समझ में आ रहा है, स्मेल से रिलेटेड, ठीक। तो जो भी चीज हम स्मेल कर रहे हैं वो कहां पे जाके डिटेक्ट हो रही है, हमारी ऑल्फैक्टरी लोब में। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर फॉर स्मेल। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, main thinking parts. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और कितना बड़ा होता है, 2/3 ऑफ द ब्रेन। 2/3 ऑफ द ब्रेन क्या होता है हमारा, सेरिब्रम होता है, ठीक है भाई। उसके बाद एक और पार्ट होता है इसमें, डायंसेफेलम। अच्छा, सेरिब्रम की अगर हम बारे में बात करें तो सेरिब्रम हमारा क्या कंट्रोल करता है, रीजनिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग, इमोशंस वगैरह जो अभी पीछे हमने बात करी थी, वो सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन एक और पार्ट है हमारा ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट सिक्रीट्स सीएसएफ। जो अभी हम बात कर रहे थे, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कौन सिक्रीट करता है, ये कौन सिक्रीट करता है, डायंसेफेलॉन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन क्या होता है, ऑप्टिक लोब होता है मिड ब्रेन में, ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में, और ये क्या कंट्रोल करता है, साइट। ऑप्टिक लोब, ये इसमें क्या कनेक्टेड होती है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व आई में होती है वो कनेक्टेड होती है किससे, ऑप्टिक लोब से, ठीक है। तो इट इज द सेंटर फॉर साइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, ठीक, तो हाइंड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पॉन्स, ठीक है। पॉन्स क्या है, जैसे अभी देखा, सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस, जैसे पोस्चर मेंटेन करना हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हो गया, ठीक। ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या है इसका, मेडुला, ठीक, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस, जो अभी हमने पीछे देखे, ठीक है। तो हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये सब क्या है, हमारे
इनवॉलेंटरी एक्शन से, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी चीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द, ब्रेन से एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड, और कहां तक होती है? हमारे हिप रीजन तक। ठीक, और ये कवर्ड होती है किसके थ्रू? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। वर्टिब्रल कॉलम, जैसे अभी याद करिए पीछे हमने देखा था कि ब्रेन को एक बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, दैट इज द क्रेनियम। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी एक बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका बोनी प्रोटेक्शन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ठीक है, एक तो इसकी क्या है? स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और वर्टिब्रल कॉलम में भी क्या होते हैं? ये अगर आप देखें तो छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? वर्टिब्रास। ठीक, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसके, जिनसे ये बनी होती है पूरी वर्टिब्रल कॉलम, ये छोटे छोटे पार्ट्स, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रास। ठीक, वर्टिब्रा। और ये कितने वर्टिब्रा होते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने वर्टिब्रा होते हैं? बताएं भाई, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो कितने वर्टिब्रा से एसोसिएटेड है? 3 नहीं होती भाई, 3 कैसे होंगे? कितनी वर्टिब्रास हैं ये? 12 छोटी छोटी नहीं 12 भी नहीं। ये कितनी वर्टिब्रास होती है? 12 रिब होती है। कितनी होती है? 12 तो रिब में होती है सर, रिब्स। हाँ, रिब केज की बात नहीं कर रहा मैं, 12 पेयर्स होते हैं उधर रिब केज में। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड की बताएं, स्पाइनल कॉर्ड में कितने वर्टिब्रास होते हैं? कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में? 22 28। और भी कोई नंबर है? और भी कोई नंबर? 7। चेक करिए, 28 होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं? 28 होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं? ठीक है भाई, चेक करिए, 28 से ज्यादा होते हैं। और लास्ट जो हमारा वर्टिब्रे, इसको क्या कहते हैं? 33 नहीं होते, 32 होते हैं बेसिकली। ठीक है, और जो लास्ट वर्टिब्रे हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट वर्टिब्रे को क्या कहते हैं? टेल बोन। क्या कहते हैं? टेल बोन। ठीक है, और एक और खास बात क्या है कि ये जो टेल बोन है, ये जो टेल बोन है, ये क्या है? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन आपने वहां पे भी सुना होगा लाइफ प्रोसेसेस में। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? की तरह, तो जिसका यूज पहले था अब नहीं है। एग्जैक्टली जो हमारे एंसेस्टर्स में ऑर्गन यूज होता था बट अब यूजलेस है। ठीक, तो दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन एक और आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, क्या था? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन, और क्या है? विजडम टूथ। विजडम टूथ, विजडम टूथ भी क्या है? वेस्टिजियल है। ठीक, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अकल दाढ़। ठीक है, अकल दाढ़ जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विजडम टूथ। और ये कौन सा टीथ होता है? कौन सा टूथ होता है ये? कौन सा टूथ होता है विजडम टूथ? मोलर। कौन सा मोलर? लास्ट मोलर। ठीक, लास्ट मोलर।
लास्ट मोलर इज द विजडम टूथ। क्लियर है भाई, इतनी बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, तो वो चीज यहां पे आ गई। देखिए, तो फर्स्ट जो बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और ये मैं खाली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों पे जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। बोनी प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को भी प्रोवाइडेड है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोवाइडेड है, क्योंकि दोनों जॉइंट है, दोनों जुड़े हुए, ठीक है। तो जो ब्रेन को बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम। और क्रेनियम को ही हम क्या कहते हैं, क्रेनियम का ही एक और नाम क्या है, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ठीक है, इज नोन एज क्रेनियम। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? स्कल, ठीक, स्कल। देखें भाई, स्कल क्या है, स्कल क्या है कि स्कल में हमारा फेस भी आ जाता है, ठीक है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरा हेड आ जाता है, पूरा हेड, नेक के ऊपर जो पूरा हेड है हमारा वो पूरा आ जाता है स्कल में, ठीक है। तो स्कल नहीं कहेंगे, स्कल नहीं कहेंगे, हम खाली ब्रेन के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और ब्रेन का प्रोटेक्शन क्या है, क्रेनियम। इसमें फेस की बोन्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? फेस की बोन्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, खाली जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है बोन्स वो इंक्लूडेड है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। उसके बाद क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसका भी हमने डिस्कशन कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर अप कर रही है एक पूरी बोन, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। छोटे छोटे वर्टिब्रा से बनी हुई है वो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं विस्कस प्रोटेक्शन। विस्कस प्रोटेक्शन क्या है, सीएसएफ। सीएसएफ अभी हमने देखा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सीएसएफ, ठीक है। और सीएसएफ के बारे में अगर हम एक बात जाने तो क्या है कि सीएसएफ, सीएसएफ क्या है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। देखिए भाई, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वैसे ही हमारे ब्रेन में क्या फ्लो करता है, सीएसएफ। और एक और बात जान लें, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं करता है, हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं होता है, ब्लड की जगह क्या होता है, सीएसएफ होता है। तो ब्रेन में मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्लूइड है वो क्या है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है मेन जो हमारे ब्रेन में, वो क्या है, सीएसएफ। जो मेन सर्कुलेशन जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और फूड जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, सीएसएफ की वजह से जा रहा है, ठीक। ब्लड नहीं है वहां पे, सीएसएफ है, ठीक। और इसका एक और काम क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बाइक्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है प्रेजेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, डैम्पिंग कॉज करता है, और जैसे ही बहुत ज्यादा हम कहते हैं प्रेशर अगर लगता है तो फिर उस प्रेशर को वो मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो शॉक एब्जॉर्बर हमारे हेड में होता है वो क्या है, सीएसएफ, ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या है, एक मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड होता है, एक मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड होता है। और ये मैं सीएसएफ खाली ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और इसी तरीके से मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन की भी अगर हम बात करें तो ये भी पूरे ब्रेन की है, ठीक है, ब्रेन पूरे सीएनएस की है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें 3 पेयर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे पूरे सीएनएस को कवर कर रही होती हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस, ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, मेनिंजेस। क्लियर है? तो बात को समझे, यहां पे आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, ये यहां तक कवर अप हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस तक। अब जो हमारे चीजें बची हैं वो क्या है, एक तो आपकी रिफ्लेक्स आर्क बची हुई है, ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, रिफ्लेक्स आर्क बची है, और एंडोक्राइन सिस्टम बचा है, एंडोक्राइन सिस्टम बचा है, ठीक। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक तो हमने प्लांट कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया, और प्लांट कोऑर्डिनेशन हमने क्या डिस्कस किया, प्लांट हार्मोन्स और मूवमेंट, प्लांट के मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और एनिमल कोऑर्डिनेशन में हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक तो आपका क्या कह सकते हैं हम,
न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया, उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस कर लिया, उनके प्रोटेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास क्या टॉपिक बचा है, एक तो रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक बचा है, और जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है वो बचा हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स आपके आएंगे और जो ग्लैंड्स है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी कल की क्लास में ये वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट आज की क्लास में? कोई डाउट? ऑटोनॉमस नर्व्स ये भी तो रह गए। ऑटोनॉमस नर्व्स वगैरह की देखिए, ऑटोनॉमस नर्व्स आप कर सकते हैं, ऑटोनॉमस नर्व्स आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक, बट एक्स्ट्रा चीज है ये। ठीक, जो आपकी मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। बात समझ सकते हैं? आपके एंट्रेंस के लिहाज से जो आपकी मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है। सेंट्रल नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, जो मतलब क्रेनियल नर्व्स है, और जो, ठीक है, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, वो आपको बता दिया। वेस्टरल नर्व्स होती हैं उसके बाद। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपकी कल क्लास में करवा दूंगा अगर आपको पढ़ना हो। ठीक है, वैसे वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो टॉपिक एक्स्ट्रा ही है वो आपके सिलेबस से। बात समझ रहे भाई? ओके सर। कोई डाउट आज की क्लास में? बताएं भाई, कोई डाउट? नो सर। ठीक है भाई, तो क्लास एंड करते हैं आज। कल की क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ आपके ऑफलाइन में जो है बच्चे बता रहे थे कि उनको हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका हेरिडिटी स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है भाई, ठीक है। ओके सर। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हेरिडिटी इवोल्यूशन कर देंगे। ठीक है भाई, क्लास एंड कर दे, क्लास एंड करें, किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है। सर डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी का क्या मतलब है? डोरमेंसी का मतलब है कि एक फेस होता है जिसको हम कहते हैं डोरमेंट फेस। ठीक, डोरमेंट फेस, या अगर हम वर्ड की बात करें, खाली डोरमेंट की बात करें, तो डोरमेंट का मतलब है कोई चीज रिड्यूस हो जाना। ठीक, कोई चीज रिड्यूस हो जाना, कमी हो जाने किसी चीज की। ठीक, तो अगर हम बात करें डोरमेंसी की, अगर हम बात करें डोरमेंसी की, ठीक, तो डोरमेंसी का एक पीरियड होता है। ठीक, डोरमेंसी का एक पीरियड होता है जिसमें आपकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक, स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, ग्रोथ बहुत कम हो रही होती है उस पीरियड में। ठीक, वही बेसिकली आपका डोरमेंसी का एक पीरियड होता है ग्रोथ का। ठीक है भाई, यस सर। और बताएं भाई। चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं, अस्सलाम कल की क्लास में दोबारा मीटिंग करते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सलाम।